ऐतिहासिक प्रागैतिहासिक काल के बारे में थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। इसमें है आद ऐतिहासिक काल, उस काल को कहते हैं जो प्राग ऐतिहासिक का एक पार्ट है। आद ऐतिहासिक जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सकते। ये आया हुआ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। जो आद ऐतिहासिक काल है किसके कहते हैं? जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध जो लेख है वो पढ़े नहीं जाते। इसमें जो लेखन कला होती है उसके जो प्रचलन के जो लेख हैं वो लिखे जाते हैं, लेकिन उनके लेखन के बाद पढ़े नहीं जाते। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ज्यादा। आद ऐतिहासिक मतलब लिखे जाते हैं लेकिन वो पढ़े नहीं जाते। आद मतलब आधे अधूरे। ऐसे आप कोड इनके कीवर्ड्स बना सकते हो, कोडिंग से आपको जल्दी याद होगा। ज्ञानी मानव को हम होमो एंशियन, होमो सैम्पियंस, जो ज्ञानी मानव है उसको हम होमो सैम्पियंस कहते हैं। नेक्स्ट है पूर्व पाषाण युग के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार है। पूर्व पाषाण युग के जो मानव की जीविका है उसका आधार है शिकार। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। आग का जो आविष्कार है पूरा पाषाण कौन से काल में हुआ था? पूरा पाषाण में। और पहिए का नव पाषाण में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूरा पाषाण आग पुराने समय में आई थी और पहिया आया था नव पाषाण में, नए समय में। नेक्स्ट है मनुष्य में स्थायी निवासी की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हो गई थी। जो कुल्हाड़ी है वो नव पाषाण काल में आई है और मनुष्यों में जो स्थायी निवासी है वो भी नव पाषाण काल में आया है। नए में मनुष्य नए में आए हैं, कुल्हाड़ी नहीं आई है। और सबसे पहले मनुष्य ने कौन से जानवरों को पालतू पशु बनाया था? कुत्ते को। नेक्स्ट है सर्वप्रथम तांबा का प्रयोग किया गया था। प्रथम औजार कुल्हाड़ी। सबसे पहले कौन सी धातु का प्रयोग किया गया था? तांबे का। और सर्वप्रथम जो इलाज है वो सर्वप्रथम जो औजार है वो था कुल्हाड़ी। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। अगर मनुष्य नव पाषाण काल में आए तो कृषि भी नव पाषाण काल में आई होगी। ये आप एक दूसरे को कोरिलेट करके याद कर सकते हो। सबसे जो प्राचीनतम फसल है वो है गेहूं। जो सबसे प्राचीनतम फसल है वो है गेहूं और सबसे पहली फसल वो है जौ। सॉरी ये गलत बोल दिया। सबसे प्राचीनतम फसल दो है, गेहूं और जौ, दोनों एक में आएगी। सबसे पहली फसल या सबसे प्राचीनतम फसल कि इसको माना गया है। दोनों ऑप्शन भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त होता है। जो एग्रीकल्चर है वो कहाँ से प्राप्त होती है? मेहरगढ़ से। ये इतना ही काफी है। नेक्स्ट है पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट है अभी कोली डल हवा का संबंध भारत चावल के प्राचीनतम साक्षर से है। कोली डल हवा चावल, बस इतना याद रखना। कोली डल हवा जो अगर मैंने कुछ पढ़ाया है तो चावल से रिलेटेड ऑप्शन पे टिक करके आ जाना। नेक्स्ट पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति खोजी। पल्लावरम नामक स्थान पर सबसे पहली प्रथम भारतीय पूरा पाषाण कलाकृति पल्लावरम नामक स्थान पे हुई थी। रॉबर्ट ब्रूस फूम पहले व्यक्ति थे भारत में पूरा पाषाण कालीन औजारों की खोज की। रॉबर्ट ब्रूस फूट ने भारत में पूरा पाषाण कालीन औजार, जो नव पाषाण काल में कुल्हाड़ी आ गया, पूरा पाषाण की खोज की थी ब्रूस। याद कर लेना। जो पुराने समय थे पूरा पाषाण में ब्रूस से रिलेटेड था। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो। सिंधी भाषा में इसका अर्थ मृतकों का टीला। सबसे पुराना नगर मोहनजोदड़ो और सिंधी भाषा में इसका जो अर्थ है मृतकों का टीला है। असम का श्वेतंबू गिबन भारत में पाए जाने वाले एकमात्र मानवाब कपि है। श्वेतंबू गिबन जो है वो भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानवाब कपि है। भारत में पाए एकमात्र मानवाब कपि है श्वेतंबू। और नेक्स्ट है इसको हम छोड़ देते हैं। नेक्स्ट वाले इंपॉर्टेंट नहीं है। जो भारत में जो मैं पढ़ा रही हूँ वाले इंपॉर्टेंट है। भारत में शिवालिक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिलता है। शिवालिक की पहाड़ी से किसका प्रमाण मिलता है भारत में? जो है उससे जीवाश्म। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। मनुष्य संबंधी प्रमाण कौन सी घाटी में मिलता है? नर्मदा में। नेक्स्ट है रिचले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने पहली बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण करा। भारत की जनसंख्या का प्रजाति विभेदीकरण पहली बार रिचले ने किया था।
प्रजातीय विभेदीकरण से रिलेटेड जो भी चीजें हैं, इसलिए ज्यादा रिझा हुआ था, इसलिए उसने प्रजातीयकरण विभेदीकरण कर दिया। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता के बारे में हम थोड़ा बहुत देख लेते हैं। सिंधु सभ्यता, मैं सिंधु सभ्यता इसको ला देती हूँ। सिंधु सभ्यता रेडियो कार्बन C14 जैसी नवीन विश्लेषण पद्धति के द्वारा सिंधु सभ्यता की सर्वमान्य तिथि 2400 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व मानी गई। बस सिंधु सभ्यता में जो आपको इम्पोर्टेंट जो मैंने पूरी लाइन पढ़ी है वो याद नहीं रखनी। सिंधु सभ्यता से रिलेटेड था रेडियो कार्बन C14, इतना इम्पोर्टेंट है। सिंधु सभ्यता की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सिंधु सभ्यता की खोज की है राय बहादुर दयाराम साहनी ने की है, रेडियो C1 कार्बन से रिलेटेड है। और सिंधु सभ्यता में हम क्या पढ़ सकते हैं, सुतवा कंडोर बलूचिस्तान में स्थित है, आलमगीपुर मेरठ में उत्तर प्रदेश में स्थित है, मांदा जम्मू कश्मीर में है, दाइमाबाद जिला अहमदाबाद महाराष्ट्र में। ये कई बार पूछ ले जाते हैं, इंपॉर्टेंट नहीं है। सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी। सैंधव सभ्यता से प्राप्त परिपक्व व्यवस्था वाले शतकों में केवल 6 ही बड़े नगरों को संज्ञा दी गई है। इसको छोड़ो, बस सिंधु सभ्यता या सैंधव सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, ये आपको पता भी होगा, लेकिन कैसी सभ्यता थी, नगरीय सभ्यता थी। नेक्स्ट है जो सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर कौन से थे, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलीवरा, राखीगढ़ी, कालिम्बर। 6 ये इंपॉर्टेंट है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, गढ़वारीवाला, धोलावीरा, राखीगढ़ी, कालिम्बंगा। इसको कैसे याद करोगे, MHG डी राखी काली, MHG 2 राखी काली, MHG 2 राखी काली। MHG किसी का नाम है, उससे बदले 2 राखी काली, काली राखी MHG हमें दे दो। तो इसमें सिंधु सभ्यता के 6 बड़े नगर आ गए, MHG 2 राखी काली। स्वतंत्रता प्राप्ति पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। सबसे ज्यादा स्थल कहाँ गए थे, गुजरात में। और लोथल और सतुकोदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अनागार संभव सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। मोहनजोदड़ो से जो अनागार मिला हुआ है वो है सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत। जो हमें अनागार पाया गया है उसको हम सैंधव सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत माना गया। अब हम नेक्स्ट पेज पर आ जाते हैं। मोहनजोदड़ो से प्राप्त वृत्त स्नानघर एक प्रमुख स्मारक है। मोहनजोदड़ो से जो प्राप्त है एक स्नानघर, सबसे प्रमुख स्मारक किसको माना गया है, स्नानघर मिला है मोहनजोदड़ो से, उसको माना गया है, जिसके मध्य स्नान कुंड। इसको छोड़ो, बस पहले वाली लाइन इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड लोथल कालीबंगा से प्राप्त हुआ है। अग्निकुंड कहाँ से मिला है, मोहनजोदड़ो से इंपॉर्टेंट स्नानघर। अग्निकुंड जो मिला है वो मिला लोथल और कालीबंगा से। मोहनजोदड़ो से नर्तकी की एक कांस्य मूर्ति मिली है, नृत्य की कांस्य की मूर्ति मिली है, मतलब वहाँ डांस वांस को भी अच्छा, मोहनजोदड़ो में डांस वांस भी फेमस था, इसीलिए मिली है वो। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हड़प्पा के मोहरों पे क्या मिलता है, एक श्रृंगी सजे हुए पशु का अंकन मिलता है। नेक्स्ट है सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है। सिंधु सभ्यता की लिपि किस तरीके की मानी गई, भाव चित्रात्मक मानी गई है। यह लिपि दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। जब बस इतना ही काफी है। सिंधु सभ्यता की लिपि भाव चित्रात्मक है और यह जो लिपि है दाईं ओर से बाईं ओर लिखी जाती है। नेक्स्ट है ग्रीक पद्धति। सिंधु सभ्यता ने कौन सी पद्धति से घर बना रखे थे, सिंधु सभ्यता ने ग्रीक पद्धति से घर बना रखे थे। सिंधु सभ्यता में मुख्य फसल थी गेहूं जो सिंधु सभ्यता में थी और सबसे प्राचीन फसल भी थी। सैंधववासी मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। जो सिंधु के लोग थे वो मिठास के लिए शहद का प्रयोग करते थे। सुरकोदा कालीबंगन और लोथल से सैंधव कालीन घोड़े के अस्थि पिंजर मिले हैं। घोड़े के अस्थि पिंजर कहाँ से मिले हैं, सुरकोदा कालीबंगन लोथल। SKL, बस SKL घोड़ा, एक घोड़ा था SKL नाम का, इतना याद कर लो। एग्जाम में इतना ही काफी है, जीके बिल्कुल तो याद होती नहीं है, बस इसको हिंट से याद करना होता है। नेक्स्ट है तिल की इकाई संभवतः 16 के अनुपात में है। तोल की 16 तिल पड़ गया है, तोल की इकाई जो है सिंधु सभ्यता में किसमें थी, 16 के अनुपात में। नेक्स्ट है मेटापुस्तक के अभिलेखों में वर्णित मैं हूँ मेलुहा शब्द का अभिप्राय सिंधु सभ्यता से है। मेलुहा शब्द का जो अभिप्राय है वो है
सिंधु सभ्यता से। संभवतः हड़प्पा संस्कृति का शासन वर्णिक वर्ग के हाथों में था। जो हड़प्पा संस्कृति का शासन था वो किस वर्ग के हाथों में था? वर्णिक वर्ग में। नेक्स्ट है वैदिक काल। जो है अभी इसमें आपने जो टाइम टेबल बना हुआ है, सॉरी ये जो सारणी बनी हुई है, टेबल बनी हुई है, इसमें सिर्फ क्या याद करना है? हड़प्पा खोज किसने की थी? दयाराम साहनी ने। मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी। कालीबंगन BL लाव एव BK। कालीबंगन BL लाव, कालीबंगन BL लाव। हड़प्पा दयाराम साहनी, मोहनजोदड़ो राखलदास बनर्जी, कालीबंगन BL सैनी, लोथल रंगनाथ राव, लोथल रंगनाथ राव, धोलीवीरा रविंद्र। ये याद कर लेना। वैदिक काल का विभाजन दो भागों में, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। वैदिक काल का जो विभाजन है वो दो में है, ऋग वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। नेक्स्ट है आर्यों का मूल निवास स्थान मध्य एशिया और निर्मित सभ्यता वैदिक सभ्यता। आर्यों का जो सबसे इम्पोर्टेंट स्थान है वो माना गया है मध्य एशिया को, और उनकी निर्मित सभ्यता जो है वैदिक सभ्यता को माना गया है। आर्यों द्वारा विकसित सभ्यता ग्रामीण। आर्यों द्वारा जो विकसित सभ्यता है वो कौन सी मानी गई है? आर्यों की जो विकसित सभ्यता है वो ग्रामीण मानी गई है। नेक्स्ट ये इंपॉर्टेंट नहीं है पहली वाला। नेक्स्ट पढ़ते हैं। सिंधु सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानकर उसकी पूजा किया करते थे। नॉर्मल पॉइंट है, अच्छा पॉइंट है। स्वास्तिक चिन्ह सभ्यता जो हमारा जो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो स्वास्तिक चिन्ह आज के टाइम में यूज करते हो कौन सी सभ्यता की देन है? जो स्वास्तिक चिन्ह है वो हम जो आज के टाइम में यूज करते हैं वो हमारी सिंधु सभ्यता की देन है। नेक्स्ट है कुबड़ वाला सोंड इस सभ्यता के लोगों के लिए विशेष पूजनीय था। जो कुबड़ वाला सांड था वो इस सभ्यता के लोग, सिंधु सभ्यता के लोग उसको पूजा करते थे। सैंधव समाज मात्र सत्तात्मक समाज। सैंधव समाज को कैसा माना गया है? सैंधव समाज को माना गया है मात्र सत्तात्मक समाज। नेक्स्ट है सैंधावासी सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। मात्र सत्तात्मक जो इसको समाज को माना गया है, और वो जो सूती और ऊनी वस्त्रों का प्रयोग करते थे। सिंधु सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। काले रंग से डिजाइन किए हुए लाल मिट्टी। सिंधु घाटी के लोग तलवार से परिचित नहीं थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है। सिंधु घाटी के लोग किस अब तक सारे जो पढ़े थे वो चीज वहां पे थी, इसमें नहीं थे। नहीं वाला जो ऑप्शन आने के चांसेस ज्यादा रहते हैं। सिंधु जो सभ्यता के लोग हैं उनको नहीं पता था तलवार क्या चीज है, वो तलवार से प्रेषित नहीं थे। पर्दा प्रथा और वैश्य वृत्ति सैंधव सभ्यता प्रचलित थी। जो पर्दा प्रथा, घूंघट और वैश्य वृत्ति सब सैंधव सभ्यता से है। आग में पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा। जो टेराकोटा किसको कहते हैं? मिट्टी को जो आग में पका लेते हैं, दिए हुए जो बनाते हैं। इससे पहले जो मिट्टी को पकती है फिर बनाए जाते हैं, तो जब मिट्टी को आग में पका लिया जाता है तो उसको बोलते हैं टेराकोट। सैंधव सभ्यता के विनाश का संबंध सबसे प्रभावशाली कारण रहा है। शवों को जलाने और गाड़ने दोनों प्रथाएं। शव उस टाइम में क्या जो डेड बॉडीज है उनको जलाया भी जाता था और गाड़ा भी जाता था। सैंधव सभ्यता में उनको जलाया भी जाता था और दफनाया भी जाता था। ये सब सैंधव सभ्यता में है। नेक्स्ट है वैदिक सभ्यता शुरू कर रही हूँ।